लोक विद्या जन आंदोलन के मंच पर एक बार फिर से बातचीत रखने का मौका मिला। देखिए, दो अलग अलग बातें हैं जिनको बहुत विस्तार से और बहुत मतलब आपस में एक दूसरे से अलग करके समझने की ज़रूरत है। अगर हम पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं और साथ साथ नगर निगम की जिम्मेदारियों के बारे में बात कर रहे हैं, चूँकि नगर निगम का चुनाव आसन्न है, इसलिए ये ज़रूरी है कि नगर निगम को जो प्रदत्त जिम्मेदारियां हैं उसका भी आकलन करें। हम ये देखें कि क्यों वो सफल हो रहा है या असफल हो रहा है काम करने में। हम ये भी इस बात का भी विश्लेषण करें कि हमारे इर्द गिर्द अब आज के तारीख में जिस किस्म का पर्यावरण बन चला है उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, इसका विश्लेषण करना शायद ज़रूरी होगा। तभी हम भविष्य का कोई रास्ता तय कर पाएंगे, भविष्य के लिए कोई दृष्टि बना पाएंगे। लेकिन साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि क्या नगर निगम जैसी जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, क्या वो इस मामले में अपने अंदर एक क्षमता रखती हैं कि वो बिगड़ते हुए पर्यावरण का कोई समाधान दे पाएं। क्या उन्हें जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो उनकी क्षमताओं की दृष्टि से देखा जाए तो क्या उनकी क्षमताओं की दृष्टि से वो जिम्मेदारियां अनुकूल हैं, या उन्हें कोई ऐसा काम दे दिया गया है जिसके लिए वो सक्षम ही नहीं है। देखिए, ये इन दोनों ही स्तरों पर हम लोगों ने थोड़ा सोचा है कि कैसे संगठित तौर पर अपनी बात यहाँ रखने का प्रयास करेंगे ताकि एक विस्तृत समझ के साथ हम लोग भी यहाँ से उठ पाएं और ये भी देख पाएं कि अभी तक हम जो सोचते हैं उसमें क्या ठीक जा रहा है और क्या किन चीज़ों को और ज़्यादा अभी बेहतर सोचने की ज़रूरत है। एक जो ये पक्ष है कि नगर निगम की चुनाव की मतलब आसन्न चुनाव के परिप्रेक्ष्य में उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या थी और क्या वो कर पाए और भविष्य में कैसे वो ठीक कर पाएंगे, उस पर हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी है कि क्या वो वास्तव में सक्षम लोग हैं भी कि नहीं, और वो क्षमता कैसे निर्मित की जा सकती है। वो कार्यदायी संस्थाएं किस तरीके के लोगों से बनी होनी चाहिए जो पर्यावरण की रक्षा कर पाए, इसके बारे में एकता बात करेंगी। फौरी तौर पर हम ये बात कहते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए जिस किस्म की समझदारी की ज़रूरत है, जिस किस्म के ज्ञान की ज़रूरत है और जिस किस्म के पर्यावरण से संबंध की ज़रूरत है, उस तरीके के व्यक्ति नगर निगम में मौजूद नहीं होते, नगर निगम जैसी कार्यदायी संस्थाओं में मौजूद नहीं होते। तो अगर हम उसको इस संदर्भ में देखना चाहें कि नगर निगम आज तक असफल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो भ्रष्ट है, क्योंकि वो लापरवाह है, क्योंकि उसे पर्यावरण की चिंता नहीं है, अगर हम इस संदर्भों में देखना चाहेंगे तो मौजूदा जो राजनीति है, जो कारणों पर बहुत विस्तार से नहीं जाती लेकिन आरोप प्रत्यारोप के मार्फत ही अपनी बात को आगे बढ़ाती है, तो शायद ये बात यहाँ पर काफ़ी अपने आप में संतोषजनक होगी कि हाँ भाई, वो पूरा का पूरा विभाग ही भ्रष्ट है और उसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो पैसा बनाने में व्यस्त हैं, उसके जो अधिकारी हैं वो पैसा और रुतबा बनाने में व्यस्त है, इसलिए उनको पर्यावरण की चिंता नहीं है। लेकिन पर्यावरण के संवर्धन के बारे में अगर आप विस्तार से सोचें कि किन कदमों पर गलतियां हो रही हैं, किन चरणों में कमियां रह गई, तो आपको समझ में आएगा कि नगर निगम जैसी कार्यदायी संस्थाओं में वो क्षमता नहीं है। वो पर्यावरण के साथ केवल इस तरीके का संबंध देखते हैं। मतलब पर्यावरण क्या है? हमारी पृथ्वी पर मौजूद जो जीव है वही हमारा पर्यावरण है, और ये सारे जीव जंतु इन कार्यदायी संस्थाओं में बैठे हुए अधिकारियों कर्मचारियों के लिए केवल संसाधन है, और उस संसाधन का उपयोग करके मनुष्य को अपनी जिंदगी को और ज्यादा ऐशो आराम और ज्यादा सुविधाओं से लैस करना है। इस विचार से संक्रमित लोग नगर निगम जैसी कार्यदायी संस्थाओं में बैठते हैं। अब वजह ये, अब अगर मूल तौर पर कहें तो शायद इसी बात में पूरा का पूरा विस्तार है कि जो नदियों को, जो जंगल को, जो इस पूरी पृथ्वी को एक संसाधन के तौर पर देख रहा है, जो इस पूरे पर्यावरण को मनुष्य की दृष्टि से देख रहा है, पर्यावरण को, पूरी पृथ्वी को एक अलग से एंटाइटी, एक अलग से संतति मानने के बजाय वो अपने आप को एक संतति मानता है और उसके संवर्धन के लिए कैसे इस पृथ्वी का उपयोग किया जा सकता है, वो बस इसी दृष्टि से सोचता है। अब अगर ऐसे लोगों के ऊपर ये दारोमदार हो कि वो इस पृथ्वी का संवर्धन करें, तो जिस किस्म का आज का पर्यावरण है वही हमारा कुल जमा हासिल संभव था और यही हासिल संभव हुआ है।
एक चीज और हम इसमें जोड़ेंगे अगली बात पर जाने के पहले, कि आज जिस किस्म का पर्यावरण हमारे इर्द गिर्द है, ये इतना भी बेहतर नहीं रहा होता, इतना भी नहीं रहा होता जिसमें आज हम सांस ले रहे हैं। राम जन्म भाई की एक बात हमेशा याद रहती है, हमेशा ये अपने वक्तव्य में एक बात ये जरूर जोड़ते हैं, दो बातें जोड़ते हैं। एक तो ये कि किसी भी राजनीति को अगर आप बदलने की कोशिश कर रहे हो तो उसकी पहली सीढ़ी पर्यावरण ही है। पर्यावरण पर बात करना, लोगों के हिस्से जो आ रहा है और पर्यावरण और पृथ्वी के हिस्से जो जा रहा है, इसके बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश नहीं करना, उसकी कोशिश शुरुआत करना ही किसी भी बदलती हुई राजनीति की पहली सीढ़ी है। और दूसरी बात हमेशा ये कहते हैं, और जिस पर हम भी सहमत हैं हमेशा से, कि आज के वातावरण में न पीने लायक पानी है हम लोगों के लिए, न खाने लायक भोजन बच गया है, और न सांस लेने लायक साफ हवा बच गई है। तो ये इसको अगर इस तरीके से जोड़ करके देखें कि हमारे आसपास जो परिस्थितियां इतने बुरे होने के बावजूद जो भी थोड़ी बहुत बच गई हैं, वो अगर इन कार्यदायी संस्थाओं और सरकारों के जिम्मे ही केवल रही होती तो संभव है कि आज जो चीजें हासिल हैं वो भी नहीं हासिल हुई होती। तो कौन है जो इसको इस परिस्थिति में भी बचा करके रखा हुआ है? वो कौन समूह के लोग हैं? वो कौन हमारी इस पूरी जनसंख्या में वो कौन सा ऐसा समूह है जिसको यहाँ तक बचा करके रखा है? इस पर बहुत विस्तार से भी सोचने की जरूरत है, और फिर उसकी ही दृष्टि को शायद एक व्यापक दृष्टि बना करके हम पर्यावरण की बेहतरी की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो उस पर और थोड़ा विस्तार से उदाहरणों के साथ एकता बात करेंगी। लेकिन हम ये भी ना भूलें कि आज के इस पूरे विषय का एक हिस्सा ये भी है कि नगर निगम का चुनाव आसन्न है, और वर्तमान व्यवस्था में नगर निगम को सबसे ज्यादा भूमिका मिली हुई है पर्यावरण, शहरी इलाके में पर्यावरण के संरक्षण की। तो हम चंद शब्दों में थोड़ा ये समझेंगे कि किस किस्म की जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, और थोड़ा ये भी समझेंगे कि वो करने में किस हद तक सफल हो पाते हैं, और क्या वो कारण गिनाते हैं कि क्यों ये सब चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं। तो देखिए, 2013-14 तक दिल्ली वगैरह में, दिल्ली से जुड़े हुए आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण का संकट हर बार गहराता था, और हमारे तमाम मीडिया के जो प्राइम टाइम का जो समय होता है, रात को 8 बजे से 9 बजे तक का या 10 बजे तक का, जिसमें पूरा देश बैठ करके संभवतः समाचार देखता है, जिसको भी वो चैनल उपलब्ध हो, उस पर दिल्ली के वायु प्रदूषण की चर्चा लगातार हो रही थी। और पूरे देश के इलाके में लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि वो चाहे जिस भी इलाके में बैठ करके वो दिल्ली की खबर सुन रहे हैं, दिल्ली में दम घोंटू सांस की खबर सुन रहे हैं, वो खुद भी उसी माहौल में रह रहे हैं। लेकिन चूंकि उन चैनलों ने कभी उनके आसपास के वातावरण की चर्चा उनसे नहीं की थी, इसलिए उनको केवल यही पता था कि वो दिल्ली, और आज की तारीख में भी ज्यादातर जनसंख्या का हिस्सा वही है जिसको यही पता है कि दिल्ली और बंगलोर और बंबई की जो हवा है, जो पर्यावरण है, जो पानी है, वो बहुत ज्यादा प्रदूषित है। और उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे न्यूज चैनल के एंकरों को, जो चीखती हुई आवाज में रोज बताते हैं कि दिल्ली और बंबई की हवा तो खराब हो गई है, लेकिन वो बहुत ही चालाकी से इस बात पर चुप हो जाते हैं कि उनका जो दर्शक उनकी ये खबर सुन रहा है, उसके आसपास की हवा और पानी की क्या स्थितियां हैं। तो 2013-14 तक तो ये परिस्थिति बहुत सघन तौर पर थी, लेकिन 14-15 के बाद एक किस्म का बदलाव इस पूरे वातावरण में आया, जब लोगों ने ये देखा कि उनके आसपास के हवा को और पानी को जांचने, परखने और उसके आंकड़ों के संदर्भ में जिस तरीके से पूरा ये वैज्ञानिक समाज दिल्ली और बंबई के बारे में बात कर रहा है, वैसे ही बनारस, पटना, रांची और जो दूसरे इलाके हैं जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं है, उन इलाकों पर भी, उनके आंकड़ों पर भी चर्चा की जा सकती है। तो ये 13-14 के बाद, 15 के बाद हम कहेंगे कि एक किस्म का बदलाव आया, जहां कुछ सस्ती मशीनें भी आ पाई इन्हीं वैज्ञानिक समाजों की देन से, और उन मशीनों की मदद से लोगों ने अपने अपने इलाकों में भी पानी की गुणवत्ता, हवा की गुणवत्ता देखना समझना शुरू किया। और उसके बाद इन इलाकों में, मतलब व्यापक तौर पर कोई संगठित पहल तो नहीं हुई, लेकिन इन इलाकों की मीडिया को भी ये लगा कि हाँ, जिस तरीके से दिल्ली वालों के लिए दिल्ली की खबर महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि हमारे शहरों के लिए भी ये खबरें महत्वपूर्ण हो, तो उन्होंने इन खबरों को स्थान देना शुरू किया।
और ये एक इसने कोई व्यापक